ये ख्याल रखना है कि जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग अलग हैं और इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग अलग हैं। आज हमारा इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग मतलब कि जो जदीद दौर में जो टीचिंग के मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए या जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आज का जो हमारा पहला मेथड है वो माइक्रो टीचिंग के हवाले से है। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर एक न्यू कंसेप्ट है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसको इस्तेमाल किया गया यानी इस टर्म को माइक्रो टीचिंग को, तो वो 1961 के अंदर डिवाइट डब्ल्यू एलन ने इस्तेमाल किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में। तो ये पहली दफ़ा तब इस्तेमाल की गई। इसके अंदर बहुत सारे वर्बल नॉन वर्बल एक्ट्स जो हैं वो शामिल होते हैं माइक्रो टीचिंग के अंदर। माइक्रो टीचिंग की अगर डेफिनेशन को देखें तो in order to understand the concept of micro teaching more clearly and precisely, कि ये बहुत मुख्तसर सी टीचिंग हो, इसे आप कह सकते हैं। अमूमन जो हम टीचिंग करते हैं वो लॉन्ग टाइम पर मुश्तमिल होती है, लेकिन माइक्रो टीचिंग जो है ये इसका दौरानिया मुख्तसर होता है, क्लास का साइज़ शॉर्ट हो जाता है और पीरियड भी कम हो जाता है। इसको स्केल डाउन टीचिंग भी कहा जाता है। इसकी जो खसूसियात हैं वो ये है कि एक तो रियल टाइम टीचिंग सिचुएशन होती है कि जिस तरह बिल्कुल हकीकत में टीचिंग हो रही हो, जैसे एक टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर पढ़ाता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो बेंच पर बैठ के पढ़ते हैं, इसी तरह बिल्कुल ये परफॉर्म होती है माइक्रो टीचिंग। फिर स्केल डाउन टीचिंग इसका दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर के अंदर कि माइक्रो टीचिंग का दूसरा नाम बताएं या स्केल डाउन टीचिंग को किसको कहते हैं। नीचे ऑप्शन में आपने माइक्रो टीचिंग को ही तलाश करना है। तो माइक्रो टीचिंग में क्लास का साइज़ पूछा जा सकता है आपसे। 5 से 10 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल होता है माइक्रो टीचिंग की क्लास का साइज़। इसी तरह माइक्रो टीचिंग के अंदर टाइम जो है वो पीरियड का टाइम या क्लास का टाइम जो है वो 5 से 10 मिनट्स का होता है। और इसके अलावा टीचिंग स्किल्स जो हैं, कोई एक टीचिंग स्किल उस पर फोकस किया जाता है। जिस तरह आप देखें कि जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उनके अंदर डिस्कशन है तो कोई एक टॉपिक लिया जाएगा, प्रोजेक्ट है तो कोई एक टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है, प्रॉब्लम है तो उसमें भी पहले प्रॉब्लम रियलाइज़ होती है। इसी तरह माइक्रो टीचिंग के अंदर कोई एक टीचिंग स्किल। अच्छा, माइक्रो टीचिंग के कंसेप्ट में अब देखें तो ये बेसिकली टीचर्स को ट्रेन करने की जो प्रोग्राम है वो है। ये स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग नहीं है, ना ही इसे क्लासरूम के अंदर यूज़ किया जाता है, बल्कि ये टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, उनकी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए और उन्हें स्पेसिफिक स्किल्स को सिखाने के लिए जो है वो माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल होता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और टीचिंग यानी छोटे पैमान कम वक्त के अंदर जो स्किल्स सिखानी होती हैं और डिफरेंट स्किल्स सिखानी होती हैं कम वक्त के अंदर, जो है वो ज़्यादा काम जो है वो करना होता है। इस वजह से इसको माइक्रो टीचिंग कहा गया है। तो वो 10 मिनट के अंदर एक स्किल, फिर 10 मिनट के अंदर, फिर 10 मिनट के अंदर। तो इस तरह ये माइक्रो टीचिंग का जो सिस्टम है। फिर माइक्रो टीचिंग जो है माइक्रो टीचिंग जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग है। इंडिविजुअलाइज्ड मतलब कि इनफरादी सतह पर जो है वो सब पर फोकस किया जा रहा होता है और सारे ही अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं। इसमें किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाता। फिर मोर कंट्रोल्ड है कि कंट्रोल सिचुएशन में करवाई जा रही है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। ट्रेनर जो या मास्टर ट्रेनर या ऑब्जर्वर जो है वो मुसलसल ऑब्जर्व कर रहा है और फिर नताइज जो हैं वो सामने आ रहे हैं और स्किल्स जो हैं वो ग्रो कर रही हैं। फिर फीडबैक मैकेनिज्म इसके अंदर मौजूद होता है कि सेशन के एंड पर फीडबैक लिया जाता है और जहाँ प्रॉब्लम होती है फिर उसके बारे में इसको इम्प्रूव करके दोबारा से उसे परफॉर्म किया जाता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है माइक्रो टीचिंग का? तो सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्किल, के स्किल को जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। जो भी स्किल सिखानी है ऑब्जर्वर की तरफ से पहले उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर डेमोस्ट्रेशन यानी डेमो पेश किया जाएगा उसका, और डेमोस्ट्रेशन के बाद जो है 3rd नंबर पर उसको प्रिपरेशन ऑफ अ माइक्रो लेसन यानी फिर प्लानिंग की जाएगी। जो भी टॉपिक है या जो भी स्किल सिखाई जानी है उसके बारे में लेसन प्लानिंग की जाएगी
और लेसन प्लानिंग जो है वो ट्रेनी या स्टूडेंट टीचर, यानी जो टीचर उस वक्त स्टूडेंट बनकर बैठे हुए हैं वो लेसन प्लान करेंगे, और वो लेसन प्लानिंग जो है वो 5 से 10 मिनट पर मुश्तमिल हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद टीचिंग सेशन आ जाता है, यानी टीचिंग परफॉर्म किया जाता है, टीचिंग की जाती है, पढ़ाया जाता है टीचर स्टूडेंट की तरफ से अपने फेलोज को 5 से 10 मिनट के अंदर उस टॉपिक को कंप्लीट करना होता है। और फिर डिस्कशन यानी फीडबैक सेशन आ जाता है। ऑब्जर्वर जो है वो एक कोने में बैठकर ऑब्जर्व करता है कि पढ़ाने वाला किस तरह से पढ़ा रहा है और उसमें कहाँ कमी है और किस चीज़ को मज़ीद जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर डिस्कशन होती है, फीडबैक सेशन होता है, और उसके बाद फिर उसको रीप्लान किया जाता है। जहाँ कमी बेशी होती है फिर दोबारा से उस लेसन को प्लान किया जाता है, फिर दोबारा से रीटीच किया जाता है, और फिर उसके बाद फीडबैक होता है। तो ये माइक्रो टीचिंग का एक साइकिल है, इसको अपने जहन में रखना है कि किस तरह से सबसे पहले 6 इसके हिस्से हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल के प्लान, फिर टीच, और उसके बाद फीडबैक के बाद रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक। तो ये टोटल इसके 6 हिस्से हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल के। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि माइक्रो टीचिंग साइकिल की स्टेटमेंट दे के कि व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग साइकिल, और नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपने इस साइकिल को जहन में रखना है कि 6 इसके पार्ट हैं, पहले प्लानिंग, फिर टीचिंग, फिर फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर रीटीच, फिर रीफीडबैक। उसके बाद इसके कुछ फेजेस हैं माइक्रो टीचिंग के। तो इसके बेसिकली 3 फेज़ हैं। पहले फेज़ के अंदर नॉलेज एक्विजिशन है कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है और या डेमो को देखता है या फिर जो भी डिस्कशन हो रही होती है उसको सुनता है, तो उससे नॉलेज हासिल करता है। उसके बाद स्किल एक्विजिशन फेज़ है। स्किल एक्विजिशन फेज़ मतलब जब वो प्लान करता है फिर टीच करता है, यानी जब प्लान करेगा तो उन स्किल्स को परफॉर्म भी करेगा, उनके बारे में लेसन प्लानिंग भी करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। तो उसके बाद थर्ड फेज़ जो है वो ट्रांसफ़र फेज़ है, यानी फिर उसको रियल क्लासरूम के अंदर जहाँ बाकी स्टूडेंट्स होते हैं फिर वहाँ अप्लाई करता है, उन स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी टीचिंग करता है, जिससे फिर उसकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो ये 3 इसके माइक्रो टीचिंग के फेज़ थे। अब इसके अलावा माइक्रो टीचिंग सेटिंग में ये साइज़ ऑफ माइक्रो क्लास है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 5 से 10 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंदर। और फिर टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट का होता है माइक्रो टीचिंग के अंदर। और उसके बाद डिफरेंट किस्म की जो स्किल्स हैं वो माइक्रो टीचिंग के अंदर सिखाई जाती हैं, जिनमें स्टिमुलस वेरिएशन, सेट इंट्रोडक्शन, क्लोयर, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज, रेनफोर्समेंट, आस्किंग क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चंस, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, अटेंडिंग बिहेवियर, इलिस्ट्रेटिंग, लेक्चरिंग, higher order questions, planned repetition and communication completeness, ये सारी जो स्किल्स हैं ये सिखाई जाती हैं माइक्रो टीचिंग के अंदर। अब माइक्रो टीचिंग के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं कि पेचीदगियों को रिड्यूस, कम्प्लेक्सिटीज़ पेचीदगियों को कम कर देती है, कुछ जो मुश्किल मसाइल जो भी होते हैं उनको हल करती है। फिर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग है, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग है, उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म मौजूद होता है, सिमुलेटेड टीचिंग है। सिमुलेटेड टीचिंग को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सिमुलेटेड टीचिंग जो है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर रिसर्च टूल, उसके बाद बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक इस तरह से है कि जब फीडबैक दिया जाता है तो फीडबैक के बाद जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो वहाँ तब्दीली करके तो फिर दोबारा से लेसन पढ़ाया जाता है, तो फिर वो बिहेवियर तब्दील किया जाता है, यानी उसे मॉडिफाई कर लिया जाता है। बेटर दैन ट्रेडिशनल टीचिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, ट्रेडिशनल यानी रवायती टीचिंग से बेहतर है। फिर उसके अलावा रियल टीचिंग है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कुछ खामियां हैं, जिनमें सबसे पहले तो ये कॉस्टली है, बहुत ख़र्चा होता है इस पर, तो इस वजह से फिर इसको इस्तेमाल जो है वो कम किया जा रहा है। फिर लैक ऑफ एक्सपर्ट्स, माहिरीन की कमी होने की वजह से इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है जिसने एक्सप्लेन करना है, ऑब्ज़र्व करना है, डेमो देना है, तो वो खुद एक्सपर्ट होगा तो वो आगे सिखा पाएगा। इसी तरह नॉट रियल टीचिंग के
क्लासरूम की जो सिचुएशंस होती हैं उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, जो रियल क्लासरूम के अंदर सिचुएशंस क्रिएट हो रही होती हैं। वहाँ तो एक ज़ाहिर है जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बड़े टीचर ही स्टूडेंट बन के बैठे हुए होते हैं, और पढ़ाने वाले और भी जो ऑब्जर्वर हैं, तो वहाँ माहौल अच्छा होता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चों को डील करना और टीचर को एज ए स्टूडेंट डील करने में फ़र्क होता है। तो इट इज़ ट्रेनिंग टेक्निक है ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ट्रेनिंग टेक्निक है, ये ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। और उसके अलावा ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स इज नॉट इजी। ये हमारी थी माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले तो ये ट्रेनिंग टेक्निक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि ये ट्रेनिंग टेक्निक है। स्केल डाउन टीचिंग है। क्लास का साइज़ 5 से 10 स्टूडेंट्स है। क्लास का ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट्स पर मुश्तमिल है। और माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है उसके 6 हिस्से हैं। प्लान, और उसके बाद टीच, फीडबैक, रीप्लान और फीडबैक। रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे माइक्रो टीचिंग के हवाले से। उसके बाद है सिमुलेशन मेथड। तो जो सिमुलेशन मेथड है, इसको अगर आप उर्दू में समझें तो नकल करना या नकली सूरत हाल पैदा करके जो है वो किसी चीज़ को समझाने की कोशिश की जाए। मिसाल के तौर पर अब जैसे एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है, सर्जरी उसने करनी है, तो उससे पहले अगर उसे डिफरेंट आर्टिफिशियल तरीके से सर्जरी सिखाई जाए, अमूमन लैब्स के अंदर जो है वो फ्रॉग पे या डिफरेंट एनिमल्स पे जो है वो एक्सपीरियंस करवाए जाते हैं। इसी तरह सिमुलेशन मेथड जो है वो भी एक नकली सूरत हाल क्रिएट करके टीचिंग करना। जिस तरह आप देखें कि स्टूडेंट्स को टैबलोज करवाए जाते हैं, या एक्टिविटीज़ ड्रामे की सूरत में, या कुछ शॉर्ट क्लिप्स की सूरत में अगर करवाए जाएं, तो वो सिमुलेशन मेथड है। शॉर्ट क्लिप से मेरे जहन में एक मिसाल आई, जैसे ये शॉर्ट्स आते हैं ना इसके, टिकटॉक के, यूट्यूब के, उस पर डिफरेंट लतीफ़ों को या मज़ाहिया सूरत हाल को परफॉर्म किया जाता है, तो वो सिमुलेशन ही होती है। वो रियल तो उस तरह नहीं होता ना, कुछ भी सिमुलेशन ही होती है, वो नकली सूरत हाल ही होती है जिसके ज़रिए वो शॉर्ट्स बना के एंटरटेन कर रहे होते हैं। तो ये सिमुलेशन जो मेथड है वो इसी तरह टीचिंग में अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो सिमुलेट विच मीन्स टू रिप्रोड्यूस सर्टेन कंडीशन बाय मीन्स ऑफ अ मॉडल फॉर स्टडी और ट्रेनिंग पर्पज़। ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पढ़ाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल सिमुलेट फ्लाइट यूजिंग अ मॉडल फ्लाइट, कि अगर एक पायलट को फ्लाइट पर, असल वाली फ़्लाइट पर भेजने से पहले उसे अगर एक आर्टिफिशियल फ़्लाइट का करवाया जाए तजर्बा विंड टनल के ज़रिए, तो ये सिमुलेशन होगी। सो सिमुलेशन रेफर्स टू ऑपरेशन इन विच अ रियल सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड इन अनदर फॉर्म, के आर्टिफिशियल फॉर्म होती है और उसको इसी तरह पेश किया जाता है जैसे रियल है क्लासरूम के अंदर। अच्छा, अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनमें रोल असाइनमेंट सेकंड स्टेज है। पहली में तो ये है कि डिवाइजिंग अ सिमुलेशन सिचुएशन, कि पहले तो उस पूरी जो सूरत हाल होती है ना कि किस तरह से उसे परफॉर्म करना है उसके बारे में जो है वजाहत की जाती है। फिर उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव उस सिमुलेशन यानी उस पूरे ड्रामे का या उस सूरत हाल का मकसद क्या है वो मुतय्यन करना चाहिए, उसको वाज़ेह करना चाहिए, वो क्लियर हो, प्रिसाइज हो। फिर मोटिवेशन हो कि पार्टिसिपेंट शुड बी वेल मोटिवेटेड इन एडवांस, कि शौक हो पार्टिसिपेंट के अंदर कि हमने ये काम करना है। अमूमन अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर उन्हें कहा जाए कि इस चीज़ पर हमने ड्रामा या कुछ एक प्ले या एक शॉर्ट्स क्लिप बनाना है, तो उनके अंदर स्पिरिट जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डिवेल्प हो जाता है। तो पार्टिसिपेंट के अंदर जो है वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो,
जोश हो। फिर इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरह से कि जो किरदार जिस एक्ट के लिए सूटेबल हो जो स्टूडेंट, उसी को वही रोल असाइन किया जाए। फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच एंड एक्सप्रेशन शुड एग्जिस्ट बट अंडर स्ट्रक्चर्ड गाइड, कि अगर एक स्टूडेंट नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा तो फिर इतना फ्लेक्सिबल माहौल हो कि वो उसकी जगह पर दूसरा स्टूडेंट जो है उसे एडजस्ट किया जा सके। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि तब्दीली की जा सके। उसके बाद सेकंड स्टेज है रोल असाइनमेंट, कि हर स्टूडेंट को उसका जो किरदार है, जितने भी स्टूडेंट हैं पहले तो वो वाज़ेह हो कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं या इतने पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर हर एक की जो जिसने जो किरदार निभाना है उसको वो असाइन किया जाए। थर्ड स्टेज पर डिसाइड द स्किल टू बी प्रैक्टिस्ड, के फिर उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रुपिंग, और फिर फिफ्थ नंबर पर है प्लानिंग शेड्यूल ऑफ टीचिंग और प्रैक्टिस सेशन, और लास्ट पर है अल्टरनेशन इफ नीडेड। तो टोटल 7 स्टेजेस हैं सिमुलेशन मेथड की। ये क्वेश्चन हो सकता है कि स्टेजेस कितनी हैं, तो 7, और 7 बाज़ जगह 6 भी हैं, लेकिन यहाँ ये परवेज़ इकबाल की बुक है, इसमें 7 स्टेजेस हैं, और उम्मीद है कि 7 का अगर ऑप्शन ना हो तो फिर 6 को टिक किया जा सकता है। क्रूशेंक जो है उसने इसको डेवलप किया सिमुलेशन सिस्टम को, इसके हवाले से ये एक नाम जो है। अच्छा, अब इसकी कुछ एडवांटेजेस होते हैं सिमुलेशन मेथड के, और उनके इसके एडवांटेजेस ये हैं कि स्टूडेंट के अंदर जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाता है, और उनकी जो सोशल सर्कल है उसके अंदर उन्हें मूव करने में भी आसानी हो जाती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स और टीचर दोनों ही के लिए वो इंजॉय करते हैं इस सूरत हाल को, और फिर ये जो सिचुएशन होती है ये रियल सूरत हाल को समझने में भी हेल्पफुल होती है। ये जो सिमुलेशन मेथड है इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे रोल प्लेइंग मेथड होता है, और जैसे ड्रामाटाइजेशन होती है कि ड्राम में ये जितने भी टीवी पर प्ले दिखाए जाते हैं ये मुआशरे से ही कहानियाँ ली जाती हैं, तो ये भी सिमुलेशन वाला ही तरीकाकार है एक। उसके अलावा जो है स्टूडेंट्स को ऐसी बातें जो सिर्फ बताने से या बयान करने से समझ में नहीं आती, वो सिमुलेशन मेथड के ज़रिए बहुत आसानी से और बहुत महारत के साथ जो है वो समझाई जा सकती हैं। इसमें कई सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, कई नॉर्म्स होती हैं, और फिर पॉसिबिलिटीज़ आर आल्सो ओपन अप फॉर क्लासरूम टीचर्स टू एनालाइज देयर ओन क्लासरूम बिहेवियर। सिमुलेशन आर सेल्फ मॉनिटरिंग फीडबैक में, अब फिर डिफरेंट किस्म के फीडबैक देकर तो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में तब्दीली लाई जा सकती है। तो ये इसके कुछ फ़वाइद थे। और लिमिटेशन में एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, फिर कॉस्टली भी हो जाता है, इतना कॉस्ट्यूम और इतना, और फिर सिलेबस कवर नहीं हो पाता, इस वजह से डिफरेंट इसके जो हैं वो खामियां भी मौजूद हैं। फिर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है एक मेथड। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी पहले से जो तयशुदा हदायत होती हैं उनके मुताबिक जो पढ़ाना, और इसमें सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया इतना ही काफ़ी है। उसके बाद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास, अच्छा इसकी कुछ खूबियाँ हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है, कि इनफरादी तौर पर हर एक को अलग अलग जो है वो तवज्जो मिलती है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द मटेरियल है। फिर ऑटो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है, मटेरियल प्रेजेंटेड इन अ स्मॉल स्टेप्स, और लर्नर्स ओन स्पीड, यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो हम कंप्यूटर के ज़रिए बच्चों को तालीम सिखाई जाती है, लेकिन उसके अंदर पहले से जो सिस्टम है या एक कहते हैं जैसे हम डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर एक तरीकाकार ऑलरेडी फीड होता है जिसके मुताबिक जो लर्नर है वो खुद ब खुद सीखता जाता है। जैसे कि अब आप ये व्हाट्सएप को ले लें, कोई भी नया यूज़र है वो उसको इस्तेमाल करेगा, तो हर एक अगर ख़ुद से इस्तेमाल कर रहा है तो अपनी स्पीड के मुताबिक सीखेगा और अपना अलग अलग सीखेगा। इसी तरह एंड्रॉयड मोबाइल है या लैपटॉप है, इसको अगर किसी ने इस्तेमाल करना सीखना है तो सिस्टम तो सबके लिए हिदायत या तरीक़ाकार सबके लिए सेम ही होगा, तो हर कोई अपनी रफ्तार के मुताबिक सीखेगा और इनफरादी सतह पर सीखेगा।
इसी तरह टीचिंग के अंदर अगर डिफरेंट कोई लेसन्स सिखाने हैं या कोई प्रोग्राम सिखाना है तो हर एक के लिए हदायत तो एक जैसी होंगी, लेकिन वो अपनी स्पीड के हिसाब से सीखेंगे और अपनी मेंटल जो है एबिलिटी के मुताबिक सीखेंगे। और फिर इमीडिएट नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स है कि फ़ौरन जो है वो इसके नताइज शो हो रहे होते हैं कि लर्नर सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा। और इसके बाद कांस्टेंट एवेल्युएशन है कि मुसलसल जो है इसकी वो जायज़ा भी साथ साथ हो जाता है कि जैसे अमूमन एक तालीमी साल के अंदर ड्यूरिंग द सेशन जो एवेल्युएशन की जाती है वो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होती है, उर्दू में इसको तश्कीली जायज़ा कहते हैं, और जो एंड ऑफ द सेशन एवेल्युएशन होती है उसे सुमेटिव एवेल्युएशन कहा जाता है, जो कि तकमीली जायज़ा होती है। इसी तरह जो प्रोग्राम्ड लर्निंग होती है उसमें कांस्टेंट एवेल्युएशन होती है, यानी मुसलसल जायज़ा हो रहा होता है कि लर्नर्स जो है वो कितना सीख पा रहा है और किस तरह से सीख पा रहा है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग है, फिर ब्रांचिंग प्रोग्राम है। तो इसमें ये इसके काइंड्स पे क्वेश्चन हो सकता है। वैसे ये उम्मीद है कि ये नहीं होगा सवाल। उसके बाद एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, इसको स्किप कर देते हैं। फिर हमारे पास एक मेथड है CAI, और यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, एक ये मेथड है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसकी एब्रीवेशन के मुतालिक हो सकता है कि CAI स्टैंड्स फॉर, तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अब ये ख्याल रखिएगा कि जितने भी ऑप्शन आते हैं वो सारे मिलते जुलते होते हैं, सेम सेम ही होते हैं। तो आपने पहचान जो है वो अब इसको अच्छे से जहन नशीन करेंगे ड्रिल मेथड के ज़रिए, तो फिर ये अच्छे से जहन में बैठ जाएगी। तो CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर की मदद से जो तालीम जो टीचिंग की जाती है उसे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और एक और टर्म ये CMI है, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। तो ये कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन जो है, ये जो पहले हमने पढ़ा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन उससे मिलता जुलता है, जबकि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है ये थोड़ी सी तब्दीली के साथ है कि इसमें कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर क्विकली जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू यूज़र, के जिस तरह से उसे हदायत दी जा रही होती है उसके मुताबिक वो परफॉर्म किया जा रहा है। जैसे कि गूगल में जाके डिफरेंट डाटा को सर्च किया जाता है तो वो उसी के मुताबिक सर्च करके दे रहा होता है। इसके अलावा आजकल जो न्यू एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं उनमें एक असिस्टेंट भी आ गया हुआ है जो आपकी जो उसे कमांड दी जाती है उसके मुताबिक वो वर्क कर रहा होता है। और CMI के अंदर जो है वो पहले से तयशुदा हदायत होती हैं, वो उस सब के लिए एक जैसी होती हैं। वो उनको जैसे जैसे ऑपरेट करते जाते हैं वो उसी के मुताबिक वो अपने सेट शुदा जो उनका कंप्यूटर के अंदर फीडबैक फीड किया होता है प्रोग्राम, उसी के मुताबिक फिर वो वर्क कर रहा होता है। उसके बाद टीम टीचिंग है। तो टीम टीचिंग जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि टीम टीचिंग के अंदर बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो मिलकर जब पढ़ाते हैं तो उसे टीम टीचिंग कहा जाता है। टीम टीचिंग में भी टीम अब ज़ाहिर है कई डिपार्टमेंट में यूज़ होती है। इस तरह टीचिंग के अंदर जब डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो मिलकर पढ़ाते हैं तो फिर वो टीम टीचिंग होती है। अब टीम टीचिंग जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि एक अगर टीचर मैथ में एक्सपर्ट है, एक इंग्लिश में एक्सपर्ट है, एक उर्दू में एक्सपर्ट है, तो वो जब डिफरेंट लोग मिलकर पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे किस्म के स्टूडेंट टीचर से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और अगर इस तरह ये तो चलें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हिसाब से एग्जांपल थी, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है एक ही सब्जेक्ट में एक टीचर जो है वो ज़्यादा महारत रखता है और दूसरा उससे ज़रा कम महारत रख रहा होता है, तो फिर दोनों किस्म के असातिज़ा कराम की जो एबिलिटीज़ हैं या उनका जो फैज़ है वो स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ टीम टीचिंग क्या हैं, और इसमें शेड्यूलिंग, फिर ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फिर असाइनिंग स्पेसिफिक टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टीचर्स, फिर न्यू बिल्डिंग अरेंजमेंट्स, और इंडिपेंडेंट स्टडी टाइम फॉर पीपल्स के उन्हें ख़ुद भी आज़ादाना तौर पर भी कुछ वक्त पढ़ने का जो है वो मौका जो है वो मिलना चाहिए।
इसके एडवांटेजेस में बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, बेटर प्लानिंग है, और इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टीचिंग टेक्निक्स है। ज़ाहिर है जब डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो काम करेंगे मिल के, तो फिर डिफरेंट किस्म की टीचर जो टेक्निक्स हैं टीचिंग की, उनका इस्तेमाल भी होगा। फिर उसके अलावा बेटर मोटिवेशन है। फिर उसके बाद हमारे पास है पीयर ट्यूटोरिंग, यानी जो अमूमन इसको स्टूडेंट्स कंबाइंड स्टडी का नाम दे रहे होते हैं, और मिलकर पढ़ने का जो काम है वो है पीयर ट्यूटोरिंग, यानी जब स्टूडेंट्स खुद मिलकर पढ़ते हैं, कंबाइंड स्टडी करते हैं, फ्रेंड्स मिलकर पढ़ते हैं, तो इसको पेयर ट्यूटोरिंग कहा जाता है। इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत कुछ लर्न करते हैं। उसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है। अब ये जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या है कि इनफरादी सतह पर पढ़ाना। अब इसकी जो मिसाल है वो ट्यूशन सेंटर जो होता है, जिसमें हर स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ाया जा रहा होता है, तो और इनफरादी सतह पर उसे तवज्जो मिल रही होती है या उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा होता है, तो इसको आप उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग है। कोऑपरेटिव लर्निंग भी पेयर ट्यूटोरिंग से मिलती जुलती तकरीबन है, कि मिलकर पढ़ाना, और टीम टीचिंग जैसी है तकरीबन। उसके बाद टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जैसी होगी, टेली कॉन्फ्रेंस, टेलीफोन कॉल पर जो है वो, क्योंकि अब थोड़ा जदीद दौर आ गया, उससे पहले ये मोबाइल फ़ोन पर जो है वो कॉल्स के ज़रिए भी डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स बन जाते थे, या कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती थी, उनके ज़रिए जो है वो स्टडी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद रोल प्लेइंग फॉर और या ड्रामाटाइजेशन एक लास्ट इसके अंदर है। ये ड्रामाटाइजेशन और रोल प्लेइंग, जैसे अभी हमने सिमुलेशन के कंसेप्ट को समझा, उसी तरह का तकरीबन ये भी है कि ड्रामा के अंदाज में अमूमन ये जो है हिस्ट्री के सब्जेक्ट में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, या लिटरेचर के सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो ड्रामा वाली सूरत हाल क्रिएट होती है। जो गुज़र चुका उसको ड्रामे के सूरत में स्टूडेंट्स के सामने पेश किया जाता है। अब इसमें जैसे आजकल वो अभी पीछे अर्तुगरुल वाला, और फिर आजकल उस्मान खान वाला ड्रामा चल रहा है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड ये इस सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री जो है वो उसमें पेश की जा रही है। अब ड्रामा सेलेक्टिंग इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, और फिर इसके कुछ क्राइटेरिया होता है। स्टोरी हो, करैक्टर हो, रोल हो, फिर प्लॉट हो, डायलॉग हो या सॉन्ग जो भी ऐड करना हो, फिर स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, और प्लेस एंड टाइम। स्टाइल ऑफ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जिस सोसाइटी को दिखाना है उसी के मुताबिक लैंग्वेज हो। अब जैसे उस्मान खान का ड्रामा जो है वो, या अर्तुगरुल का, वो तुर्की में है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दिखाने के लिए उसको उर्दू में डबिंग उसकी की गई। तो इस वजह से स्टाइल ऑफ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेस एंड टाइम, और टाइम जो है वो भी ड्रामे का फिक्स होता है, 35-40 मिनट की एपिसोड। बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाए तो भी ऑडियंस जो है वो बोर हो जाती है। फिर स्टोरी जानदार होनी चाहिए, सिर्फ जो है वो चीज़ों की नुमाइशी ना हो, बल्कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो। कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ फिर स्टेप्स हैं। स्टेप्स में 6 स्टेप्स जो हैं वो ड्रामा के ज़रूरी होते हैं, और ये 6 स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं। उसके बाद फिर एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। एडवांटेजेस में ज़ाहिर है जब एक रियल सूरत हाल सामने पेश की जाती है ड्रामे की सूरत में, तो वो ज़्यादा देर पर असर छोड़ती है, और उससे पॉजिटिव रेनफोर्स भी मिलती है। अगर ड्रामे की स्टोरी अच्छी है, जानदार है, और पॉजिटिव बिहेवियर लाने वाली, चेंज लाने वाली है। और अगर जैसे कि आजकल हम अपने सीरियल्स को देखें, तो उससे नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी जो जनरेशन है या आवाम है उसमें पहुंचती है। फिर लिमिटेशंस में एक तो ये कॉस्टली होगा, कॉस्ट्यूम क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फिर टाइम टेकिंग होता है ये, और सिलेबस सारा जो है उसे इसी सूरत में कवर करना मुश्किल हो जाता है। और बस ये सजेशंस हैं लास्ट पे, कि सुपरवाइज़र शुड रिमेन प्रेजेंट ड्यूरिंग टीचिंग एंड डिस्कशन,
कि जो भी प्ले बनाया जाता है फिर उसके बाद डिस्कशन, और डिस्कशन के दौरान भी टीचर जो है वो एज ए ऑब्जर्वर वहाँ पर मौजूद रहे और स्टूडेंट्स को की हौसला अफजाई करे और उन्हें पॉजिटिव फीडबैक दे। जी, ये हमारे इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग आज के कंप्लीट हो गए।